यूनियन बजट आज संसद में प्रस्तुत हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और कोरोना कालखंड में आत्मनिर्भर भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ाने वाला यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है, जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र, केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। इस बजट को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 3 नंबर, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है, इतना बुरा अंक दे रहे हैं आप? कोई गरीब आदमी के लिए इसमें कोई राहत नहीं, कोई भी नहीं, और इतनी लंबी बातें कहेंगे जिसको कभी पूरा नहीं कर सकते। देखिए, इन्होंने कहा 60 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बिना नौकरी हो गए नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक। उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनकी फिर से व्यवस्था करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं, कोई भी। दूसरे, जहां नौकरियां मिलती थी, सबसे ज्यादा नौकरियां रेलवे भाग देता था, पीपीपी मॉडल बेच दिया, पीपीपी मॉडल करेगा, कोई नौकरी देने वाले नहीं है, घटाएंगे और लोगों को बेरोजगार कर देंगे। एलआईसी का जारी होगा, जल्दी जारी किया जाए, बहुत गवर्नमेंट के काम आती, आम आदमी के काम आती, लाभ में चल रहा है एलआईसी, उसको बेचने का काम करने जा रहे हैं, जिसपे लाखों लोग जो है जुड़े हुए बेरोजगार हो जाए। एमएसपी के लिए पैसे की व्यवस्था की है, लेकिन उसको लीगलाइज करने की बात करते हैं, कभी नहीं करेंगे, न किया।
किया कभी नहीं किया। 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाएंगे, कब चलाएंगे पता नहीं, 25 साल में चलेंगे। किरण साहब कैसे कहेंगे इस बजट के बारे में? बजट बहुत अच्छा रहा, सबके लिए ध्यान रखा गया है, फार्मर के लिए, बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स लाए हैं और एग्रीकल्चर के लिए कितना बढ़िया जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर दृष्टि से बहुत ही इंक्लूसिव बजट है, बहुत अच्छा। सैलरी वालों को उम्मीद थी कि कुछ इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, सबके लिए निराशाजनक है। आम नागरिक को और गरीबों को कोई राहत नहीं। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि कुछ इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को करना चाहिए था। बहुत तकलीफ से गुजर रही है मिडिल क्लास भी, चाहे वो इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनको कोई राहत नहीं दी गई। ये इसीलिए मैं कहूंगा निराशाजनक है। बड़े शब्दों के प्रयोग से जो जमीनी हकीकत है उसको नहीं बदला जा सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं। ये नए भारत के निर्माण का बजट है, समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35% से ज्यादा राशि बजट में बढ़ाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान किए गए। देखिए, ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। कानून लाया जाएगा, लेकिन अब उस पर 30% टैक्स लगाया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट को 68% इंडियन कंपनीज के लिए रिजर्व किया गया है। इन दो स्टेप्स को कैसे देखते हैं? एमएसपी की बात भी इसमें ठीक है। सबसे पहले क्रिप्टो को लेकर मैं एक चीज कहूंगी, और मैं बार बार कह रही थी कि एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, और कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर नहीं है। उसको अभी आपने थ्रू 30% टैक्स आपने क्लैरिटी लाए हैं कि इसको आप एसेट क्लास ट्रीट करेंगे। दूसरा, आप अपनी खुद का डिजिटल रुपी लाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो क्या आपका कनेक्शन रहेगा वो भी क्लैरिटी नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ क्रिप्टो करेंसी जब बिल आएगा तो उसमें आप एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे और उसके आधार पे एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जो देश के लिए आने वाले समय में एक अच्छा इकोसिस्टम डिजिटल स्पेस में बनेगा। महाराज जी, कैसा है बजट इस बार का? बहुत अच्छा। तो चुनाव में कुछ फायदा मिलेगा इस बार के बजट से? चुनाव की दृष्टि से बजट नहीं है, राष्ट्र की दृष्टि से बजट है, राष्ट्र को फायदा होगा। मिडिल क्लास वाले कह रहे हैं इनकम टैक्स में कुछ रियायत नहीं मिली। आपको क्या लगता है, क्या क्या इसमें ऐसी बातें हैं जो सबको फायदा पहुंचाएगी? बहुत सारे बिंदु हैं जिससे आम जनता को लाभ मिलने वाला। जैसे बहुत सारी सहकारी समितियों को छूट दी गई है और भी छूट तो बहुत बड़े लोगों से विश्लेषण करिए। नहीं, चुनाव में आप लोग जा रहे हैं इसके लिए कुछ अधिकृत लोग हैं बोलने वाले, वो बोलेंगे विस्तार से। तो आप जाके अपने चुनाव में सभी लोगों को कह सकते हैं कि भैया बहुत अच्छा शानदार बजट है। सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस दृष्टि को लेकर बजट लाया तो विकास तो सबका होगा ही। सरकार क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते, मुझे तो पता नहीं, क्योंकि जो सारे पुराने चीजें थे उसको घुमा फिरा के वही बात करते हैं और सारे विल बी। अभी क्या करो, अभी महंगाई के मुद्दे पे कोई बात रखे गए, बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात रखे गए, किसानों के मुद्दे पे कोई बात रखे गए, हमें कोविड के चलते जो एज ग्रेशिया पेमेंट देने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसको कोई बात रखी गई, कुछ नहीं। खाली अमृतकाल, अमृत वर्ष, ये फलाना बात, प्रयास। देखिए, मिडिल क्लास से लेकर आप सबको हम जानते हैं कि बजट होने के मतलब हमारा इनकम टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन होगी, हमारे को राहत मिलेगी। कुछ किया, कुछ नहीं। तो आम लोगों के लिए क्या है, कोई आम लोगों के लिए ये कहता है कि ये बजट में एक नया वर्ड जोड़ दिया कि प्रयास, लेकिन आम लोगों के लिए, आम लोगों को रियायती करने के लिए, आम लोगों को सुविधा मुहैया करने के लिए, किसानों को, बेकार नौजवानों को ये सुविधा मुहैया करने के लिए क्या
बात कहें आप खुद कहो। बहुत ही अच्छा बजट है, बहुत ही प्रभावी बजट है। 5 मूल इसके फीचर्स हैं जिसको आइडेंटिफाई करके आने वाले 2-3 वर्षों में भारत का रोड मैप क्या होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 9% ग्रोथ रेट निश्चित हम अचीव करेंगे। अब बताइए जनवरी 22 में 1,40,000 करोड़ रुपया जीएसटी मिले। और देखिए आप एक बात समझिए कि पूरे कोरोना में इतना दबाव रहा, 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना चल रहा है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था करना मुफ्त एक प्रकार से 150 करोड़ लोगों को दिया, 91 करोड़ को डबल डोज, 66 करोड़ को सिंगल डोज और 66 करोड़ को डबल डोज दिया। इतनी व्यवस्था के बावजूद, इंसेंटिव के बावजूद एक टैक्स बढ़ाया गया है क्या? ये समझिए, ये भारत की पूरे आर्थिक नीति के अंदर की मजबूती है। और ये मैं स्पष्ट लगता हूँ जिस तरह से डिजिटल करेंसी की बात की गई है, कृषि के विकास की बात की गई, इन्वायरमेंटल बॉन्ड्स की बात की गई है, पूरा फिस्कल रोड मैप, डिजिटल रोड मैप, 5G रोड मैप, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और इन रोड्स वगैरह के बारे में, तो भारत के पूरे आर्थिक विकास की गति को और मजबूत करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और वित्त मंत्री जी को शुभकामनाएं। एक प्रश्न और कि इससे जो मध्यम वर्ग, जो शहरी वर्ग, उसको कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा समझ रहा है कि कुछ खास नहीं। भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा, भारत की ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ेगी तो उसका फायदा मध्य वर्ग को भी होता है। मैं तो हमेशा बहुत विनम्रता से कहूंगा, इतने दबाव के बावजूद एक टैक्स नहीं बढ़ाया गया, इसको आप क्या समझते हैं? शशि थरूर करें कि ये फूका हुआ पटाखा। अब उसके अलावा क्या कहेंगे, उनसे आप अपेक्षा करते हैं कि बजट की तारीफ करें? मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि आम आदमी के लिए बेहतर बजट है सभी दृष्टिकोण से, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं अपने मंत्रालय की बात करूँ तो खाद्य प्रसंस्करण दुनिया में सबसे लोकप्रिय है भारत का, लेकिन हम उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए या उसकी गुणवत्ता को लेकर हमेशा सशंकित रहते थे। 135 गुना मतलब प्रतिशत बजट का बढ़ा है, और उसमें एक ही स्कीम हमारी PIL स्कीम जिसमें 1,000 करोड़ से ज़्यादा मिला, एक नई स्कीम मिली है। वो जो किसान संपदा योजना हमारी है, जो सबसे बेहतरीन स्कीम है जिससे आम किसान को या व्यापारी को लाभ मिलता है, उसमें भी दुगनी से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।